नमस्कार। आज की बात में आपका स्वागत है। आज की बड़ी खबर यह कि प्रयागराज के महाकुंभ में पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की संख्या अब तक 13.5 करोड़ से ज्यादा हो चुकी है। 2 दिन बाद मौनी अमावस्या है। 29 जनवरी को महाकुंभ में 9 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है। हालांकि सरकार ने 12 करोड़ श्रद्धालुओं के हिसाब से प्रबंध किए हैं, लेकिन इसके बाद भी भक्तों की भारी भीड़ को संभालना एक बड़ा चैलेंज होगा, क्योंकि बहुत सारे भक्त 2 दिन पहले ही प्रयागराज पहुंचने लगे हैं। श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ रहा है। योगी आदित्यनाथ आज दिन भर प्रयागराज में रहे, अधिकारियों के साथ मीटिंग्स की, महाकुंभ के सबसे बड़े अमृत स्नान की तैयारियों का जायजा लिया। आज अमित शाह ने भी पूरे परिवार के साथ संगम में डुबकी लगाई, शंकराचार्यों का आशीर्वाद लिया। किरण रिजिजू, हेमा मालिनी, स्वामी रामदेव, धीरेन्द्र शास्त्री जैसे तमाम जाने पहचाने चेहरे महाकुंभ में पहुंचे। लेकिन कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सबकी आस्था और श्रद्धा पर सवाल उठाते हुए दिखाई दिए। खड़गे ने पूछा, महाकुंभ में डुबकी लगाने से क्या गरीबी दूर हो जाएगी? खड़गे ने आरोप लगाया कि धर्म के नाम पर गरीबों को लूटा जा रहा है। खड़गे ने कहा कि अमित शाह कितनी भी डुबकी लगा ले, इनका भला नहीं होने वाला। कांग्रेस के एक और नेता हुसैन दलवाई ने कहा, महाकुंभ में सिर्फ दिखावा हो रहा है, अमीर और गरीब के बीच फर्क किया जा रहा है, वहां जबरदस्त मिसमैनेजमेंट है, गंगा स्नान से बीमारियां फैल सकती हैं। महाकुंभ के आयोजकों को हज यात्रा से सीखना चाहिए। कांग्रेस के नेताओं को मिर्ची क्यों लगी? इन नेताओं को महाकुंभ में पहुंचे श्रद्धालुओं ने क्या जवाब दिया? प्रयागराज में भक्तों के सैलाब की तस्वीरों ने क्या संदेश दिया? धर्माचार्यों ने क्या कहा? और मौनी अमावस्या के अमृत स्नान के लिए किस पैमाने पर तैयारियां की गई हैं, ये सब मैं आपको दिखाऊंगा आज की बात में। शुरुआत करते हैं महाकुंभ की आज की शानदार तस्वीरों से। ये तस्वीरें आज सुबह की हैं, करीब 10 बजे की। प्रयागराज में जहां तक नजर जा रही थी, सिर्फ भक्तों का सैलाब दिखाई दे रहा है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक आज 1 करोड़ 18 लाख से ज्यादा लोगों ने संगम में डुबकी लगाई। कहीं कोई गड़बड़ नहीं हुई, कहीं कोई झगड़ा, कोई झंझट नहीं हुआ, कोई नाराज नहीं हुआ। सिर्फ भक्ति से, ओतप्रोत खामोशी से संगम के तरफ बढ़ते श्रद्धालुओं के जत्थे दिखाई दे रहे हैं। प्रयागराज की सड़कों से लेकर गंगा पर बने पॉन्टून ब्रिजेज तक हर जगह श्रद्धालुओं की लंबी लंबी लाइनें दिखाई देती हैं। किसी को कोई जल्दी नहीं है। अगर घाटों पर ज्यादा भीड़ हो जाती है तो सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मी भक्तों को बड़े प्यार से समझाते हैं, आगे रास्ता बंद है, इंतजार कर लीजिए, थोड़ी देर बाद फिर खुलेगा। तो श्रद्धालु पॉन्टून ब्रिज पर खड़े होकर शांति से आगे बढ़ने का इंतजार करते हैं, भजन गाते हैं। महाकुंभ को शुरू हुए आज 13 दिन हो गए और अब तक 13.5 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु संगम में पवित्र स्नान कर चुके हैं। क्योंकि बुधवार को मौनी अमावस्या है, मौनी अमावस्या को सबसे बड़ा अमृत स्नान है, इसे बहुत पावन अवसर माना जाता है, इसलिए भीड़ धीरे धीरे बढ़ रही है। लेकिन आज सबसे ज्यादा चर्चा रही अमित शाह के दौरे की। अमित शाह अपने पूरे परिवार के साथ प्रयागराज के महाकुंभ में पहुंचे। अमित शाह ने योगी आदित्यनाथ और अखाड़ों के बड़े बड़े संतों, महंतों और मां मंडेश्वरों और आचार्यों के साथ संगम में डुबकी लगाई। मां गंगा की पूजा की, गंगा जल से आचमन किया। अमित शाह ने पवित्र संगम के पानी में खड़े होकर सूर्य देव की आराधना की, भगवान सूर्य को अर्घ्य दिया। प्रयागराज के त्रिवेणी में स्नान ध्यान के बाद अमित शाह ने संगम में अपने परिवार के साथ पूरे विधि विधान के साथ पूजा की, गंगा जल से एक बार फिर आचमन किया, संकल्प लिया और फिर संगम में दूध और पंच द्रव्य समर्पित किया और साधु संतों के साथ मां गंगा की आरती की। पूजा अर्चना के बाद अमित शाह स्टीमर से अरेल घाट तक गए।
मेला परिसर में किए गए इंतजामात को देखा, उनकी प्रशंसा की। इसके बाद अमित शाह अपने परिवार के साथ संगम के पास अक्षय वट के दर्शन करने पहुंचे। पद्म पुराण में अक्षय वट को तीर्थराज प्रयाग का छत्र कहा जाता है। पुराणों और शास्त्रों में बताया गया है कि अक्षय वट के दर्शन के बिना संगम में स्नान पूर्ण नहीं माना जाता। इसलिए अमित शाह ने संगम में डुबकी लगवाने के बाद पूरे परिवार के साथ अक्षय वट के दर्शन किए, यहां भी पूजा की। लेकिन कांग्रेस के नेताओं को संगम में अमित शाह की डुबकी लगाना जरा भी पसंद नहीं आया। जिस वक्त अमित शाह योगी आदित्यनाथ के साथ प्रयागराज में गंगा स्नान कर रहे थे, उस वक्त राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के बड़े नेताओं के साथ मध्य प्रदेश के महू में एक रैली कर रहे थे। इस रैली में खड़गे ने कहा, आजकल बीजेपी के नेताओं में संगम में डुबकी लगाने का कंपटीशन चल रहा है। फोटो खिंचाने के लिए बीजेपी के नेता प्रयागराज की तरफ भाग रहे हैं। खड़गे ने कहा, क्या संगम में डुबकी लगाने से गरीबी दूर हो जाएगी? क्या गंगा स्नान से बेरोजगारी मिट जाएगी? हकीकत यह है कि धर्म के नाम पर गरीबों को लूटा जा रहा है और कांग्रेस इसे बर्दाश्त नहीं करेगी। अरे भाई, गंगा में डुबकी लेने से गरीबी दूर होती क्या? आपको खाना मिलता पेट को। मैं किसी की आस्था के ऊपर ठोस नहीं लगाना चाहता हूं। अगर किसी को दुख हुआ तो मैं माफी चाहता हूं, लेकिन आप बताइए, अरे जब बच्चा भूखा मर रहा है, बच्चा स्कूल में नहीं जा रहा है, मजदूरों को मजदूरी नहीं मिल रही है, जब ये है तो ये लोग जाकर हजारों रुपए खर्च करके कंपटीशन पे डुबकियां मार रहे। कंपटीशन में एक डुबकी मारता दूसरा, और जब तक वो टीवी में अच्छा नहीं आता तब तक डुबकी मारते रहते। ऐसे लोगों से देश की भलाई होने वाले नहीं है। हमको एतराज है गरीबों का जो शोषण हो रहा है धर्म के नाम पर, उनके खिलाफ हमको लड़ना है। धर्म के नाम पे अगर किसी समाज में गरीबों की लूट होती है, शोषण होती है, वो हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। मोदी जी और शाह मिलके इतना पाप किए हैं, वो 7 जन्म क्या 100 जन्म में भी स्वर्ग में नहीं जा सकते। कभी नहीं। इनको मिलेगा लोगों के शाप से नरकी मिलेगा। खड़गे को इस बात का पूरा एहसास था कि उन्होंने अमित शाह की डुबकी पर कटाक्ष करके गलती की है, लेकिन इसके बाद भी वो रुके नहीं, बोलते गए। और फिर इसके बाद कांग्रेस के नेता उत्साहित हुए। कांग्रेस के एक और नेता हुसैन दलवाई ने कहा कि महाकुंभ में जो नेता और वीवीआईपी जा रहे हैं, उनके लिए साफ पानी का इंतजाम किया जा रहा है। बाकी गरीब जनता गंगा के गंदे पानी में डुबकी लगा रही है, इससे बीमारियां फैल सकती हैं। हुसैन दलवाई ने तो यहां तक कह दिया कि महाकुंभ के इंतजामात का गाना गाने वालों को हज यात्रा से सीखना चाहिए। वहां भी लाखों लोग जाते हैं, लेकिन इंतजाम बेहतर होते हैं, सबके लिए बराबर होते हैं। अमीर गरीब और छोटे बड़े में कोई फर्क नहीं होता। वहाँ जाने वाला गरीब जो आदमी है, उसकी आस्था है, वो आस्था के मुताबिक उसको वहाँ ठीक ढंग से सब करने मिलेगा, वो देखना बहुत ज़रूरी था। मेरे ख्याल से वो ठीक हुआ नहीं। 2-4 साल से उसका इंतज़ाम चला है ना, तो क्या इंतज़ाम है? वहाँ जो गए हैं लोग, उनकी क्या हालत है? वो वही गंगा में बड़े पैमाने पे लोग जाते हैं, तो पानी कैसा दूषित होगा, क्या होगा? वो पानी शुद्धिकरण करने का कुछ ये है क्या? ये मैं बोलूँ तो अच्छा नहीं लगेगा। हज को मैं जाता हूँ तो क्या इंतज़ामात होते हैं, वहाँ भी हजार का लाखों लोग आते हैं, लेकिन ऐसा ज़रा भी गड़बड़ नहीं। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात है, समय समझता हूँ, वहाँ वीआईपी कोटा बिटा कुछ नहीं होता। अल्लाह के सामने सब समान। यहाँ वीआईपी कोटा है। वहाँ डुबकी लगाने वाले जो अमीर लोग हैं, बड़े लोग हैं, राजनीति तज्ञ लोग हैं, ऐसे जो लोग हैं, उनके लिए अलग ये बनाए। वो
वो पानी शुद्ध किया जाता है और दूसरे पानी का क्या, ठीक ढंग से लोगों को पीने का पानी भी नहीं मिल रहा है। बहुत सारी तकरारें हो रही हैं। दो बातें सामने, एक तो हुसैन दलवाई को महाकुंभ के आयोजन के बारे में कुछ पता नहीं है, और दूसरी बात, कांग्रेस के नेताओं के मन में नरेंद्र मोदी के प्रति कितनी नफरत है, ये बात मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान से साफ हुई। जिस अंदाज में उन्होंने गंगा स्नान पर कमेंट किया, जिस तरह से उन्होंने धर्म को धोखा बताया, धर्म के नाम पर गरीबों को लूटने की बात कही, वो महाकुंभ में मौजूद साधु संतों को बुरी लगी। इस तरह के बयान के लिए धर्माचार्यों ने कांग्रेस के नेताओं के प्रति नाराजगी जाहिर की। साधु संतों ने कहा कि कांग्रेस के नेता भी महाकुंभ में आए, गंगा स्नान करें, कोई उन्हें नहीं रोकेगा, लेकिन अगर वो नहीं आना चाहते तो कम से कम उन भक्तों का अनादर न करें जो पूरी आस्था के साथ प्रयागराज पहुंच रहे हैं। स्वामी रामदेव ने कहा कि अमित शाह महाकुंभ में आए, ये उनकी आस्था का प्रमाण है। अगर देश का होम मिनिस्टर आम लोगों के साथ गंगा स्नान करता है तो पूरी दुनिया में एक मैसेज जाता है, इसलिए कम से कम आस्था के मामलों में सियासत न हो तो बेहतर होगा। अमित शाह जी हमारे सनातन धर्म के गौरव हैं और ये महाकुंभ पर्व यह हमारे सनातन धर्म का सबसे बड़ा अनुष्ठान है, जहां पर सारी दैवी शक्तियों के आशीषों से अभिषिक्त होके अपने व्यवहारिक और पारमार्थिक जीवन को हम पुण्यों से अपलावित करते हैं। तो ये सनातन युग का गौरव काल है और ऐसे इस गौरव काल में जब सारे ब्रह्मांड से एक दिव्य अमृत वृष्टि हो रही है इस प्रयागराज में, इसमें देश के गृह मंत्री आकर के जब यहाँ के जल से अभिषिक्त होते हैं तो यह हमारे सनातन धर्म के लिए बहुत ही गौरव की बात है। हालांकि अमित शाह पूरे दिन प्रयागराज में रहे। संगम में स्नान करने के बाद उन्होंने महाकुंभ में मौजूद शंकराचार्यों के दर्शन किए, उनका आशीर्वाद लिया और फिर सभी अखाड़ों के बड़े बड़े संत, महंत, आचार्य, मां मंडलेश्वरों के साथ प्रसाद ग्रहण किया। जूना अखाड़ा के मां मंडलेश्वर स्वामी यतीन्द्रानंद ने कहा, महाकुंभ में न कोई अमीर है, न गरीब, न कोई नेता है, न कोई आम आदमी है, यहाँ सब बराबर हैं, सब समान हैं, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं है। कौन किस पार्टी से है ये भी नहीं देखा जाता, इसलिए कौन क्या कह रहा है इस पर भी ध्यान देने की जरूरत नहीं है। स्वामी यतीन्द्रानंद ने और दूसरे साधु संतों ने कहा कि अमित शाह महाकुंभ में आए, साधु संतों का आशीर्वाद लिया, ये अच्छी बात है। इसकी कोई आलोचना करे तो भगवान ही उसका कल्याण करेंगे। ये शुभ अवसर है हम सब का कि हम सब लोग, और हमारा सौभाग्य है कि हम सब ने भारत भूमि पर जन्म लिया है और हमें ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि प्रयाग महाकुंभ में हमें स्नान करने का अवसर मिलता है। आज हमारे देश के यशस्वी माननीय गृह मंत्री श्री आदरणीय श्री अमित शाह जी ने देश और पूरे विश्व के कल्याण की भावना से प्रयाग तीर्थराज क्षेत्र के अंदर संगम स्नान किया है। भगवान की कृपा और समस्त देवी देवताओं का आशीर्वाद उनको प्राप्त हो और उनके मार्गदर्शन में, उनके कर्मों के माध्यम से हमारा देश उन्नति के पथ पर आगे बढ़े। अमित शाह जी स्नान करने के लिए आए और हम सब संतों ने साथ में स्नान किया और वास्तव में ये गौरव की बात है कि भारत के इस ढंग के शासक स्वयं अपने परिवार सहित आस्था की डुबकी लगाने के लिए आए और एक संदेश दिया कि भारत जो है परंपराओं का देश है और ये प्रयागराज महाकुंभ जो है ये भारतीय संस्कृति की दिव्यता है, जिसको सरकार और प्रशासन का पूरा समर्थन साथ है। देश के तमाम बड़े साधु संतों ने, धर्माचार्यों ने, मां मंडलेश्वरों ने गंगा में स्नान का महात्म्य बताया, महाकुंभ की महिमा समझाई और सनातन के इस महापर्व पर प्रश्न उठाने वालों को जवाब दिया। इसके बाद बीजेपी ने भी मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी पर डायरेक्ट अटैक किया। संबित पात्रा ने कहा, खड़गे ने जिस तरह सनातन का अपमान किया है उस पर उन्हें और राहुल गांधी को जवाब देना चाहिए और सनातन धर्म को मानने वाले करोड़ों लोगों से माफी मांगनी चाहिए। आज मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने कहा, क्या गंगा मैया में
गंगा में डुबकी लगाने से गरीबी दूर हो जाएगी? क्या गंगा में डुबकी लगाने से लोगों को नौकरी मिल जाएगी? ये लोग हजारों रुपए खर्च करके पता नहीं क्यों गंगा में जाके डुबकी लगाते हैं और कंपटीशन करते हैं डुबकी लगाने की। मैं आज चैलेंज करता हूं कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी और कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी और सोनिया जी किसी और धर्म की आस्था के विषय में ऐसा कह सकते हैं क्या? याद करिए, ये वही मल्लिकार्जुन खड़गे हैं जिन्होंने कहा था हम सत्ता में आएंगे तो सनातन को समाप्त कर देंगे, सनातन को खत्म कर देंगे। राहुल जी, आप इटली जाकर के स्विमिंग पूल में डुबकी लगाइए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। आप विदेशों में जाके डुबकी लगाते भी हैं, हमें उससे कोई आपत्ति नहीं है। मगर गंगा मैया के खिलाफ इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करना ये उचित नहीं है। हजारों करोड़ों लोग हज करने जाते हैं, हम सम्मान के साथ उनको विदा करते हैं, सम्मान के साथ उनको घर लिवा के लाते हैं, उनको नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं, क्योंकि आस्था का विषय है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने पूछा है कि क्या कुंभ में स्नान करने से गरीबी दूर हो जाएगी? इसका जवाब जानने के लिए खड़गे को एक बार कुंभ जाना चाहिए। इसका जवाब उनको वो चाय वाला देगा जो महाकुंभ में हर रोज 20 से 22 हजार रुपए कमा रहा है। इसका जवाब महाकुंभ में ठेले खोमचे वाले, दुकानें लगाने वाले, रहने खाने का इंतजाम करने वाले मल्लिकार्जुन खड़गे को जरूर देंगे। जहां तक लॉन्ग टर्म विजन का सवाल है, मैंने सवाल योगी आदित्यनाथ से पूछा था कि महाकुंभ पर 7,500 करोड़ रुपए खर्च करने का क्या फायदा होगा। योगी ने बताया था कि महाकुंभ के कारण उत्तर प्रदेश को 2 लाख करोड़ रुपए का अतिरिक्त बिजनेस मिलेगा। तीसरी बात है कि खड़गे ने संगम के स्थान पर सवाल उठाकर हिंदू समाज की भावनाओं पर चोट पहुंचाई है। मैंने महाकुंभ में आस्था का सैलाब देखा है। वहां अमीर गरीब में कोई फर्क नहीं दिखाई दिया। वहां न किसी की जाति पूछी जाती है, न धर्म। संगम में डुबकी लगाकर पुण्य कमाने वाले ज्यादातर लोग साधारण परिवारों से आते हैं। उसमें गरीब भी हैं, उसमें मजदूर भी हैं, उसमें डॉक्टर भी हैं, इंजीनियर भी हैं। और चौथी बात है कि खड़गे ने सनातन पर सवाल उठाकर बीजेपी के नेताओं को पूछने का मौका दे दिया कि क्या खड़गे कभी मुसलमानों से सवाल पूछ सकते हैं कि क्या हज की यात्रा करने से गरीबी दूर होती है? खड़गे सीनियर नेता हैं, उन्हें संगम में डुबकी लगाने वालों की आस्था और श्रद्धा पर सवाल उठाने के बजाय खुद एक बार महाकुंभ में जाकर देखना चाहिए कि हर रोज लाखों लोगों के लिए आने जाने का, रहने खाने का, साफ सफाई का, स्नान ध्यान का प्रबंध कितनी कुशलता से किया गया है। जिस महाकुंभ के आयोजन की पूरी दुनिया में प्रशंसा हो रही है, उस पर सवाल उठाने से पहले एक बार वहां उमड़ते उत्साह और उमंग को देखना चाहिए। संगम के स्नान पर सवाल उठाने से पहले खड़गे जी को संगम में जाकर डुबकी लगानी चाहिए और इसके लिए मौनी अमावस्या का दिन सबसे अच्छा होगा। हालांकि मौनी अमावस्या का दिन उत्तर प्रदेश सरकार के लिए बड़ा चुनौती से भरा हुआ है, क्योंकि 29 जनवरी को महाकुंभ का सबसे बड़ा अमृत स्नान होना है। दुनिया भर के श्रद्धालु मौनी अमावस्या पर गंगा में डुबकी लगाने के लिए प्रयागराज पहुंच रहे हैं। आज 1.5 करोड़ से ज्यादा लोग प्रयागराज पहुंचे। कुंभ नगरी में हालत यह है कि प्रयागराज में दाखिल होने के जितने भी रास्ते हैं वो सारे पूरी तरह पैक्ड हैं। हर तरफ से हजारों गाड़ियां प्रयागराज पहुंच रही हैं, जिन्हें प्रयागराज से पहले ही सरकार की तरफ से निर्धारित पार्किंग में पार्क करवाया जा रहा है और वहां से तमाम लोग पैदल ही संगम क्षेत्र तक पहुंच रहे हैं। सरकार को इस बात का पहले से अंदाजा है कि मौनी अमावस्या के मौके पर 8 से 10 करोड़ लोग संगम में स्नान करेंगे। इसके लिए पूरी व्यवस्था बनाई गई है। रेलवे स्टेशन से लेकर कुंभ क्षेत्र तक रेलवे के अधिकारी, प्रशासन के अफसर और पुलिस के लोग श्रद्धालुओं को गाइड करके उनके डेस्टिनेशन तक पहुंचाने में जुटे हैं। प्रयागराज के महाकुंभ का नजारा अंतरिक्ष से भी दिखाई दे रहा है। सैटेलाइट तस्वीरों में संगम नगरी रात के अंधेरे में जगमगाती दिखाई दे रही है। महाकुंभ में जुटी भक्तों की भीड़ देखकर पूरी दुनिया अचंभित है। हजारों विदेशी लोग संगम नगरी में पहले ही पहुंचे हुए हैं। अब दुनिया भर के बड़े बड़े स्टार भी महाकुंभ पहुंच रहे हैं। आज
रॉक बैंड कोल्ड प्ले के लीड सिंगर क्रिस मार्टिन भी प्रयागराज पहुंचे। क्रिस मार्टिन के साथ उनकी दोस्त और अमेरिकन एक्ट्रेस डकोटा जॉनसन भी आस्था के इस महासागर को देखने, उससे अनुभव करने महाकुंभ में पहुंची। बड़ी बात यह कि क्रिस मार्टिन और डकोटा जॉनसन जब प्रयागराज पहुंचे तो भगवा वेश में थे। इससे पहले कल क्रिस मार्टिन अहमदाबाद में थे, जहां उन्होंने नरेंद्र मोदी स्टेडियम में अपने जीवन की सबसे लार्ज ऑडियंस के सामने जबरदस्त परफॉर्मेंस दी। पूरा स्टेडियम उनके फैन से भरा हुआ था, लेकिन महाकुंभ में भक्तों की भीड़ देखकर क्रिस मार्टिन भी हैरत में पड़ गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी 5 फरवरी को महाकुंभ में जाएंगे, संगम में स्नान करेंगे। आज नरेंद्र मोदी एनसीसी के परेड में भी महाकुंभ का जिक्र करने पहुंचे। मोदी ने कहा कि महाकुंभ देश की एकता का जीता जागता सबूत है। भारत की यही एकता उसकी सबसे बड़ी शक्ति है। एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना देश की बहुत बड़ी शक्ति है। अभी आजकल प्रयाग में जो महाकुंभ चल रहा है, वहां भी देश की एकता का यही प्रतिबिंब नजर आ रहा है। इसलिए ये महाकुंभ एकता का महाकुंभ है। ये एकता देश की प्रगति के लिए जरूरी है। साथियों, आपको अपने कर्तव्यों का भी हमेशा ध्यान रखना है। कर्तव्यों की नींव पर ही भव्य, दिव्य, विकसित भारत का निर्माण होगा। मोदी की बात सही है कि महाकुंभ दुनिया को भारत की अनेकता में एकता का अनुभव कराने का पर्व है। यह हमारे देश की ताकत है। महाकुंभ में न कोई किसी को बुलाता है, न किसी को यहां आने से रोका जाता है। करोड़ों श्रद्धालु सिर्फ आस्था के बल पर हजारों किलोमीटर का सफर करके अपना पैसा खर्च के प्रयागराज पहुंच रहे हैं। दुनिया में आस्था और भक्ति का इस तरह का मेला कहीं नहीं होता। इसलिए दुनिया भर के लोग महाकुंभ की तस्वीरें देखकर हैरान हैं। वैसे महाकुंभ में जो भीड़ उमड़ रही है, इसका एक और इम्पैक्ट अयोध्या में दिखाई दे रहा है। अयोध्या में पिछले 30 घंटे में 30 लाख से ज्यादा श्रद्धालु रामलला के दर्शन के लिए पहुंचे हैं और ये भीड़ फिलहाल कम होती नजर नहीं आ रही, क्योंकि 2 दिन बाद मौनी अमावस्या है और सरकार को उम्मीद है कि मौनी अमावस्या के दिन 1 करोड़ से ज्यादा लोग अयोध्या में रामलला के दर्शन करने पहुंच सकते हैं। क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने साफ निर्देश दिया है कि अयोध्या आने वाले श्रद्धालुओं को भी किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, इसलिए एडमिनिस्ट्रेशन के बड़े बड़े अफसर अयोध्या में मौजूद हैं। आईजी से लेकर डीएम तक राम मंदिर में भीड़ को कंट्रोल करने के लिए इंतजाम में लगे हैं। राम मंदिर और हनुमानगढ़ी पर एडिशनल पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। महिला पुलिस कर्मियों को भी उतारा गया है ताकि किसी को दिक्कत न हो। अयोध्या रेंज के आईजी प्रवीण कुमार ने बताया कि भीड़ की वजह से लोगों को भले ही पैदल चलना पड़ रहा है, लेकिन क्राउड मैनेजमेंट अच्छी तरह किया गया है, इसलिए दर्शन में थोड़ा वक्त भले ही लग रहा हो, लेकिन भक्तों को कोई परेशानी नहीं हो रही। ये वही अयोध्या नगरी है, ये वही राम मंदिर है जहां राहुल गांधी को कोई गरीब, कोई मजदूर नजर नहीं आया था। राहुल गांधी रामलला के प्रति लोगों की श्रद्धा का ये सैलाब देखना चाहते हैं तो एक बार अयोध्या जाएं। वहां गरीब भी दिखेंगे, मजदूर भी दिखेंगे, दुकानदार भी मिलेंगे और कामगार भी मिलेंगे। असल में जो लोग महाकुंभ में जा रहे हैं, संगम में डुबकी लगाने से उनका मन नहीं भरता। बड़ी संख्या में लोग डुबकी लगाने के बाद रामलला के भव्य मंदिर में भगवान राम के दर्शन करने के लिए अयोध्या नगरी जा रहे हैं। लोगों की भक्ति भावना राजनीति से परे है, राहुल गांधी की समझ से भी परे है। यह समाज की एकता और अखंडता का प्रतीक है। यह भारत की विरासत और संस्कृति का दर्शन है। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में अब आदिवासियों को छोड़कर सभी समुदायों के लिए शादी,
तलाक, बच्चों को गोद लेने और उत्तराधिकार वसीयत के कानून एक समान होंगे। उत्तराखंड में यूसीसी के जरिए देश में पहली बार लिव इन रिलेशनशिप को भी लीगलाइज कर दिया गया है। नया कानून लागू होने के बाद अब उत्तराखंड में लिव इन में रहने वाले कपल्स को रजिस्ट्रेशन कराना होगा। अगर वो अलग होते हैं तो उसकी जानकारी भी प्रशासन को देनी होगी। लिव इन रिलेशनशिप से पैदा होने वाले बच्चे को वैध माना जाएगा, उसको पेरेंट्स का नाम मिलेगा, पेरेंट्स को बच्चे की जिम्मेदारी उठानी होगी। आजादी के बाद कॉमन सिविल कोड लागू करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया। बीजेपी ने 2022 के विधानसभा चुनाव में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने का वादा किया था, जिसे आज पूरा कर दिया गया। यूसीसी लागू होने के बाद उत्तराखंड में न कोई एक पत्नी के रहते दूसरी शादी कर सकेगा, न बिना रजिस्ट्रेशन के लिव इन में रह सकेगा। उत्तराखंड में 2010 के बाद जिन लोग की शादी हुई है उन्हें शादी का रजिस्ट्रेशन कराना होगा। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने कहा उन्होंने जनता से किया गया वादा पूरा कर दिया है। अब से उत्तराखंड में 27 जनवरी को यूनिफॉर्म सिविल कोड डे के रूप में मनाया जाएगा। आज का दिन बहुत ऐतिहासिक दिन है और जो देवभूमि उत्तराखंड की जनता ने जिस काम के लिए हमको सरकार में वो लेकर आए, हमें आशीर्वाद दिया और आज के दिन ये लागू हो रहा है, इसलिए इसको समान नागरिक संहिता दिवस के रूप में प्रत्येक वर्ष मनाया जाएगा। कि ये सरलीकरण भी है और लोगों के लिए एक आसान रास्ता भी है। इसमें पोर्टल भी बनाया गया है और अभी इसकी शुरुआत हुई है। आगे चल के जो लोगों के लिए और सुविधाजनक हो और आसान हो, हम उसको निरंतरता से आगे बढ़ाते रहेंगे, आगे वो काम करते रहेंगे, जिससे लोगों को जो है हर काम करने में अपने घर से ही जो है उनके संपन्न हो पाए। हालांकि कांग्रेस ने कॉमन सिविल कोड को उत्तराखंड की संस्कृति और परंपरा के लिए खतरनाक बताया। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने आज कहा कि देश में पहली बार लिव इन रिलेशनशिप को भी लीगल बनाकर बीजेपी ने उत्तराखंड की मान्यताओं पर चोट की है। इसे जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। यदि इतना ही बढ़िया कानून है, तुमने अपने राज्य के कुछ समूह को बाहर क्यों रखा है? यदि इतना ही बढ़िया है उत्तराखंड के लिए जितना बढ़िया आप बता रहे हो, तो फिर देश में क्यों नहीं ला रहे हो? दूसरे बड़े राज्यों में क्यों नहीं ला रहे हो? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से क्यों नहीं कह रहे हो उत्तर प्रदेश में लाएं? उत्तराखंड की जनता को कोई फायदा इससे नहीं होने जा रहा है। कष्ट बढ़ेंगे हमारे आगे, जब इम्प्लीमेंट होगा तो बहुत सारे कष्ट बढ़ेंगे। जो नेशनल कानून है, जैसे हिंदू कोड बिल है और उत्तराधिकार को लेकर के है, दूसरी चीजों को लेकर के है, हमारे नागरिक सारे देश भर में हैं, उनके सामने दिक्कतें आएंगी। और आपने हमारे इथोस के खिलाफ, उत्तराखंड की मान्यताओं के खिलाफ जो है ये लिव इन रिलेशनशिप को लीगलाइज कर दिया है। एक तरफ आप लव जिहाद करके आपने बदनाम किया हमको, और अब आप ये लीगलाइज कर रहे हैं। और इससे हमारे बहुत सारे लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो बाहर है, उत्तराखंड के लोग, वो लोग यदि किसी के साथ लिव इन रिलेशनशिप में हैं तो जैसे ही वो हमारे राज्य के अंदर आएंगे तो वो क्राइम के जुर्म के तहत आ जाएंगे। तो बहुत सारी कंट्रडिक्शंस हैं। ये कैसा यूनिफॉर्म सिविल कोड है जो हमारी कई परंपराओं के पर चोट करेगा, हमारे इथोस पर, हमारी संस्कृति के खिलाफ है बेसिकली। उत्तराखंड के यूनिफॉर्म सिविल कोड में वसीयत, उत्तराधिकार और तलाक के नियम भी बनाए गए हैं। यूसीसी के तहत वसीयत बनाने और उसको रद्द करने का एक सिस्टम बनाया जाएगा। नए कानून के मुताबिक आपसी सहमति से तलाक के लिए भी कोर्ट जाना होगा। किसी प्रथा, रिवाज या परंपरा का हवाला देकर कोई तलाक नहीं दे सकेगा। लेकिन अब कांग्रेस और दूसरे मुस्लिम संगठन कह रहे हैं कि यूसीसी लागू होने के बाद क्या हिंदुओं की शादी बिना फेरों की होगी? क्या मुसलमानों को निकाह पढ़ाए बिना शादी करानी होगी? कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद ने कहा उत्तराखंड का यह कानून देश के सामाजिक ताने बाने को खत्म कर देगा, क्योंकि यह कानून आस्था के साथ खिलवाड़ करने वाला है, जिसको जनता कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। क्या करेंगे? यूसीसी ये कह रहे हैं भाई, क्या बिना निकाह के शादी करा देंगे मुसलमान की, या बिना फेरे के शादी करा देंगे किसी हिंदू की? अरे नहीं होने की भाई, आप कुछ भी कहते रहो, कुछ भी नहीं होने का।
कह रहे हैं कि जो प्रथाएं है, इद्दत है और दूसरी चीजें अरे औरत को कमरे में से निकाल देंगे क्या? ये जिसे इद्दत करनी वो इद्दत करेगी, वो इनके कैसे रुक रही क्या? आप किसी की मान्यता खा जाओगे क्या? भाई आपकी जो मान्यता है उसे आप नहीं मारते। ये आस्थाओं का देश है, आप आस्था किसी की नहीं तोड़ सकते हो। ये आस्थाओं का देश है, आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं हो सकता, किसी कीमत पर भी नहीं हो सकता। आप कुछ भी कर लीजिए। आप पाश्चात्य संस्कृति लागू करना चाहते हो हैं? आप सनातनी संस्कृति का बेड़ा गर्क करना चाहते हो क्या? क्या लिव इन रिलेशनशिप सनातनी संस्कृति में एक्सेप्टेबल है? क्या इस्लाम के अंदर एक्सेप्टेबल है? आप कौन सी बातें कर रहे हो भाई? एक तरफ तो आप सनातनी होने का ढोंग भर रहे हो, दूसरी तरफ आप लिव इन रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं। क्या सनातन के अंदर इसकी इजाजत है? मुझे बता दो। आप देश के सांस्कृतिक ताने बाने को भी नष्ट करने पे तुलोगे क्या? अगर निष्पक्ष होकर सोचें तो लिव इन रिलेशनशिप को रजिस्टर करवाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। एक से ज्यादा शादी पर रोक लगाना गलत कैसे हो सकता है? इस कानून से किसी समाज की परंपराओं और रीति रिवाजों पर किसी तरह की आंच नहीं आएगी। न तो शादी की परंपरा बदलेगी, न निकाह के तौर तरीके में कोई बदलाव होगा। लेकिन मौलाना और मौलवी इसकी डिटेल में गए बिना इस बात पर अड़े हैं कि वो शरिया पर डटे रहेंगे। इस मामले में किसी भी कानून की परवाह नहीं करेंगे। ये रास्ता टकराव का रास्ता है। मुझे लगता है कि उत्तराखंड में यूसीसी एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर लागू किया गया है। कोई भी कानून लागू होने के बाद उसकी अच्छाई, बुराई, उसकी प्रॉब्लम, सॉल्यूशन सब सामने आते हैं। इसलिए कुछ महीने इंतजार करना चाहिए। हरिद्वार में निर्दलीय विधायक उमेश कुमार के घर पर खुलेआम फायरिंग करने वाले बीजेपी के पूर्व विधायक प्रणब सिंह चैंपियन 14 दिन के लिए जेल भेज दिए गए हैं। उमेश कुमार को भी गिरफ्तार किया गया था, लेकिन कोर्ट से उन्हें जमानत मिल गई। हालांकि दोनों नेताओं के कारनामे और उनकी तस्वीरों की चर्चा पूरे देश में हो रही है। उन्होंने काम ही ऐसा किया। बीजेपी के पूर्व विधायक प्रणब सिंह चैंपियन ने कल अपने समर्थकों के साथ हरिद्वार में खानपुर के निर्दलीय विधायक उमेश कुमार के घर पर हमला बोल दिया था। कई राउंड फायरिंग की थी। यह गुंडागर्दी सरेआम पब्लिक के बीच की गई थी। इसके वीडियो भी खूब सर्कुलेट हुए। जिस वक्त उमेश कुमार के घर पर हमला हुआ वो घर पर नहीं थे, लेकिन जैसे उन्हें खबर मिली तो उमेश कुमार भी अपने सपोर्टर्स के साथ प्रणब सिंह चैंपियन के घर बदला लेने पहुंच गए। हाथ में पिस्तौल लेकर प्रणब सिंह के घर की तरफ बढ़े, लेकिन पुलिस फोर्स मौजूद थी, इसलिए उमेश कुमार को रोक दिया गया। इसके बाद उमेश कुमार की वाइफ ने बीजेपी के प्रणब सिंह चैंपियन और उनके सपोर्टर्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई और पुलिस ने चैंपियन को अरेस्ट कर लिया और कोर्ट ने उन्हें जेल भेज दिया। हालांकि जेल जाते वक्त प्रणब सिंह चैंपियन ने कहा उनके साथ अन्याय हुआ है, लेकिन वो डरने वाले नहीं हैं, सम्मान के लिए आखिरी दम तक लड़ेंगे। कार्रवाई की तो पुलिस ने उठा लिया। अच्छा, अन्याय हो रहा है, अन्याय नीचे करो। अब क्या करेंगे? अब क्या करेंगे? आगे क्या करेंगे? फायर करेंगे, दोबारा करेंगे फायर। कार्रवाई की तो पुलिस ने उठा लिया। अच्छा, अन्याय हो रहा है, अन्याय नीचे करो। अब क्या करेंगे? अब क्या करेंगे? आगे क्या करेंगे? असल में उमेश कुमार और प्रणब सिंह चैंपियन के बीच झगड़ा पिछले विधानसभा चुनाव से ही चल रहा है, क्योंकि खानपुर असेंबली सीट से प्रणब सिंह चैंपियन 4 बार चुनाव जीत चुके हैं। पिछले इलेक्शन में उनकी वाइफ इस सीट पर चुनाव में खड़ी थी, लेकिन उमेश कुमार ने प्रणब चैंपियन की वाइफ को हराकर खानपुर असेंबली सीट जीत ली। इसके बाद से ही इलाके में दबदबे की जंग शुरू हुई। प्रणब सिंह चैंपियन पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर उमेश कुमार के खिलाफ गालियां लिख रहे थे। उमेश कुमार ने भी सोशल मीडिया पर चैंपियन को देख लेने की धमकी दी। इसके बाद उमेश कुमार संडे को पिस्टल लेकर प्रणब सिंह चैंपियन के घर पर हमला करने पहुंचे। उस वक्त उन्हें पुलिस ने रोक लिया, लेकिन इस हरकत से भड़के प्रणब चैंपियन ने अपने सपोर्टर्स के साथ हथियार लेकर उमेश कुमार के घर पर हमला बोल दिया। इसके बाद प्रणब चैंपियन तो जेल पहुंच गए, लेकिन उमेश कुमार ने भी प्रणब चैंपियन के घर पर हमला करने का प्रयास किया। इसलिए उनके खिलाफ भी काउंटर एफआईआर दर्ज हुई। उन्हें भी अरेस्ट किया गया, लेकिन उमेश कुमार को कोर्ट से जमानत मिल गई। जमानत पर रिहा होने के बाद उमेश कुमार ने कहा अगर कोई उनको गालियां देगा तो बर्दाश्त नहीं करेंगे, लेकिन वो कानून के दायरे से बाहर नहीं जाएंगे।
मैं क्या कह रहा हूँ, आप अपनी भाषा को मर्यादित रखिए। आप मेरी माँ को गाली देने से पहले 10 बार सोचिए। आप अगर आगे भी मेरी माँ को गाली देंगे तो भाई आगे की भी ये पुलिस कानून व्यवस्था संभालेगी, क्योंकि अगर इस तरीके से एक आदमी बेलगाम होकर दूसरे की माँ बहनों को बोलेगा तो ऐसे शब्दों के लिए शर्म आनी चाहिए, डूब मरना चाहिए कहीं जाकर। मैं देश की कानून व्यवस्था में भरोसा रखता हूँ। मेरी गिरफ्तारी हुई, न्यायालय में लाकर पेश किया गया, मेरी जमानत हुई, मैंने कानून का उल्लंघन कहीं नहीं किया, मैं कहीं कानून से भागा नहीं, छुपा नहीं। जो कानूनी प्रक्रिया थी, क्योंकि मैं अपनी जिम्मेदारी समझता हूँ, राजनीतिक पदों पर रहते हुए, जनप्रतिनिधि होते हुए मैं भी चाहता तो अपनी भीड़ को उकसाकर कोई कार्रवाई करवा सकता था, लेकिन अपने लोगों को अपने निजी हित के लिए, अपनी राजनीति के लिए उकसाना कदापि उचित नहीं है। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मेरी सुरक्षा करने के लिए बहुत लोग हैं। मेरे खानपुर विधानसभा में कई लाख लोग मेरी सुरक्षा करने के लिए हैं। इस मामले में शामिल दोनों लोग राजनीति में अपराध के सिंबल हैं। वैसे तो कानून बनाने वालों की जमात में शामिल हैं, पर दोनों कानून तोड़ने में माहिर हैं। दोनों अपनी तड़ी, अपनी ताकत दिखाने के लिए गोली और बंदूक का सहारा ले रहे हैं। ऐसे लोगों के साथ किसी तरह की कोई रियायत नहीं होनी चाहिए। अब बात करते हैं दिल्ली के चुनाव कैंपेन की। आज अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर यमुना के पानी में जहर मिलाने का आरोप लगाया। केजरीवाल ने कहा, बीजेपी चुनाव जीतने के लिए दिल्ली के लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रही है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि हरियाणा की बीजेपी सरकार यमुना के पानी को जहरीला कर रही है। हरियाणा की तरफ से दिल्ली जो पानी आता है, यमुना के उस पानी में अमोनिया की मात्रा बढ़ती जा रही है और यह जानबूझकर किया जा रहा है। फैक्ट्रियों के गंदे पानी को यमुना में मिलाया जा रहा है। इस वजह से दिल्ली के 3 बड़े वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बंद होने की कगार पर आ गए हैं। केजरीवाल ने कहा कि अमोनिया का स्तर इसी तरह बढ़ता रहा तो दिल्ली की 30% पॉपुलेशन को पानी नहीं मिल पाएगा। दिल्ली के आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसी हरकत की है जो शायद दुनिया के इतिहास में कभी नहीं की गई होगी। भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा की सरकार ने दिल्ली में यमुना से आने वाले पानी में जहर मिला के भेज दिया है। भला हमारे दिल्ली जल बोर्ड के इंजीनियर्स का कि उन्होंने पकड़ लिया। अगर वो पानी दिल्ली के अंदर आ जाता और पीने के पानी में मिल जाता, दिल्ली के अंदर ना जाने कितने लोगों की मौत हो जाती। एक मास जेनोसाइड हो जाता दिल्ली के अंदर, और इसकी वजह से लगभग 1/3 दिल्ली के अंदर पीने के पानी की कमी हो गई है। ये बहुत गंदी राजनीति है। ऐसे तो कोई 2 दुश्मन देश होते हैं, उनके देखा गया था कि कहीं 2 देशों के युद्ध के अंदर पानी में जहर मिला के वहां पे जाने वाली नदी में डाल दिया जाता है। इस तरह से तो 2 देशों के युद्ध के अंदर हम लोगों ने इस तरह के काम देखे थे। दिल्ली में आने वाले पानी में जहर मिला के भेज दिया है दिल्ली, ताकि दिल्ली के अंदर अफरा तफरी मच जाए, दिल्ली के लोग मर जाएं और उसका ब्लेम आम आदमी पार्टी पे आ जाए। बीजेपी को कहना चाहता हूँ, इतना मत गिरिए, इस हद तक मत करिए। मैं उम्मीद करता हूं कि चुनाव आयोग इसमें तुरंत इंटरवीन करेगा और दिल्ली की जनता को इतनी बड़ी त्रासदी से तुरंत मुक्ति दिलाएगा। इसके बाद दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखकर एक्शन की मांग की। इलेक्शन कमीशन ने तुरंत हरियाणा सरकार से जवाब मांगा। कल 12 बजे तक यमुना में अमोनिया की मात्रा को लेकर फैक्चुअल रिपोर्ट देने को कहा, लेकिन शाम होते होते दिल्ली जल बोर्ड के सीईओ की एक चिट्ठी ने सब कुछ साफ कर दिया। जल बोर्ड के सीईओ ने दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी को लेटर लिखकर केजरीवाल के आरोपों को फैक्चुअली इनकरेक्ट बताया। उन्होंने लिखा कि केजरीवाल बिना किसी आधार के लोगों को गुमराह कर रहे हैं। अमोनिया लेवल बढ़ने का चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। हर साल इस वक्त ऐसा होता है और फरवरी में वो ठीक भी हो जाता है। इसके बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने केजरीवाल को जवाब दिया। नायब सिंह सैनी ने केजरीवाल को चैलेंज किया कि वो हरियाणा और दिल्ली के बॉर्डर पर यमुना के पानी का लैब टेस्ट करवा लें, उसकी रिपोर्ट पब्लिक कर दें, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। नायब सिंह सैनी ने कहा केजरीवाल चुनाव के वक्त जनता को भटकाना चाहते हैं, लेकिन वो कामयाब नहीं होंगे। फितरत भी है, उनकी सोच भी है, आरोप लगा करके भाग जाओ। एक कहावत है कि थुक्को और भागो, ये
अगर कहीं देखने को मिलता है तो ये केजरीवाल में देखने को मिलता है। मैंने ये कहा कि आप अपने चीफ सेक्रेटरी को भेजिए। मैं अपने चीफ सेक्रेटरी को कहता हूं, जहां से सोनीपत से हम दिल्ली को पानी दे रहे हैं, आप उसको चेक कराइए। ये तो कोई वो नहीं है, कोई भी आकर के चेक कर सकता है, लेबोरेटरी से आकर के देख सकता है हम कैसा पानी दे रहे हैं। वो अमोनिया की बात करते हैं, परंतु वो ये ध्यान नहीं कर रहे। ये वो कह रहे हैं कि पानी की कमी है। पानी की कोई कमी नहीं है, उनकी इच्छा शक्ति की कमी है, डिस्ट्रीब्यूशन ठीक नहीं है उनका। इसने ये भी कहा था कि मैं यमुना को स्वच्छ करूंगा, और 28 नाले योजनाबद्ध तरीके से उसमें यमुना में डाल दिए। इसने न्यू डाल दिए कि मैं बच जाऊंगा, कह के भी भाई यमुना का गंदा पानी है रहा, अभी हरियाणा दे रहा है, तो दूसरे पर आरोप लगा रहता है क्या कर रहा भाई, तय भी ठीक कर ले कुछ। इसके अंदर आरोप लगा करके भाज रहा। लोगों ने मन बना लिया है वहां से, अब इसको बताएंगे, इसको सबक सिखाएंगे वहां के लोग। दिल्ली के चुनाव में इस समय आरोपों की भरमार है। बहुत सारे बेसिर पैर के इल्जाम भी लगाए जा रहे हैं। दिल्ली के पानी में जहर मिलाने का आरोप इसी कैटेगरी में आता है। केजरीवाल ने इसे जेनोसाइड कहकर इसकी तुलना हिरोशिमा के एटम बम से करके इसकी गंभीरता को और भी कम कर दिया। इसलिए न तो लोग गुमराह होंगे, न दहशत फैलेगी, न दिल्ली के पानी में कोई जहर है, और न ही इन आरोपों का कोई असर होगा। लेकिन चुनाव तक यह सिलसिला चलता रहेगा। आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के अपमान को लेकर चंडीगढ़ से लेकर दिल्ली तक सियासत हुई। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी को दलित विरोधी बताया और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को हटाने की मांग की। असल में कल अमृतसर की हेरिटेज स्ट्रीट में लगी बाबा साहब अंबेडकर की प्रतिमा को तोड़ने की कोशिश हुई थी। वहां रखी संविधान की कॉपी को जलाया गया। हैरान करने वाली बात है कि जिस जगह डॉक्टर अंबेडकर की स्टैच्यू लगी हुई है, वहां से कोतवाली थाना सिर्फ 100 कदम की दूरी पर है। 30 फीट ऊंची ये मूर्ति चौराहे पर लगी है, लेकिन एक सिरफिरा सीढ़ी लगाकर डॉक्टर अंबेडकर की स्टैच्यू पर चढ़ा, हथौड़े से प्रतिमा को तोड़ने लगा, लेकिन पुलिस नदारद थी। इसे लेकर अमृतसर में आज बंद की कॉल दी गई थी। दलित समाज ने फगवाड़ा में मान सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट किया। कांग्रेस के नेता भी डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा पर पहुंचे। इस प्रतिमा को दूध से धोया गया और इसके बाद पंजाब में आम आदमी पार्टी के चीफ अमन अरोड़ा और भगवंत मान की सरकार में कैबिनेट मंत्री हरपाल सिंह चीमा, हरभजन सिंह और कुलदीप सिंह धालीवाल अमृतसर पहुंचे, बाबा साहब अंबेडकर को श्रद्धांजलि दी। इसके बाद हरभजन सिंह ने कहा, इस मामले के आरोपी आकाश सिंह को पकड़ लिया गया है। पुलिस साजिश वाले एंगल से भी इसकी जांच कर रही है। किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। पंजाब पुलिस ने दोषी को गिरफ्तार कर लिया है। पंजाब पुलिस ने दोषी को गिरफ्तार कर लिया है। बाकायदा एफआईआर दर्ज हो चुकी है। हम घटना की निंदा करते हैं। जो इस तरह की घटनाएं होती हैं वो समाज में माहौल खराब करने के लिए की जाती हैं। पंजाब सरकार और पंजाब पुलिस इस घटना की तह तक जाएगी। गंभीरता से इसकी जांच होगी। दोषी और साजिशकर्ता किसी भी कीमत पर बख्शे नहीं जाएंगे। किसी भी कीमत पे। पंजाब में हुई इस घटना की गूंज दिल्ली में सुनाई थी। आज ही अरविंद केजरीवाल ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया है, दलित बच्चों को गारंटी दी है। इसके जवाब में बीजेपी ने केजरीवाल के खिलाफ घोषणा पत्र जारी किया, जिसमें लिखा कि केजरीवाल को बाबा साहब से नफरत है, वो दलितों का अपमान करते हैं। और इसके बाद संबित पात्रा ने कहा, पंजाब में डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति तोड़ी जा रही है और दिल्ली में केजरीवाल दलितों के लिए बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। ये दोहरा चरित्र नहीं चलेगा। संबित पात्रा ने कहा, अगर केजरीवाल में थोड़ी भी शर्म है तो उन्हें तुरंत अमृतसर जाना चाहिए, डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा पर खड़े होकर माफी मांगनी चाहिए। आज हम सब ने भी ये निर्णय लिया है कि हम भी घोषणा पत्र जारी करें अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ। मैं उनके निवेदन पर खड़े होकर हम भी यह घोषणा पत्र जारी करेंगे। आप देख सकते हैं आपदा की कारगुजारियों की घोषणा। केजरीवाल को बाबा साहेब अंबेडकर से है नफरत। अमृतसर में कोतवाली थाने के सामने बाबा साहेब अंबेडकर की मूर्ति तोड़ी गई। पंजाब में कानून व्यवस्था, कौमी अमन चैन सब ठप।
केजरीवाल फेल। अरविंद केजरीवाल जी को तुरंत पंजाब जाके बाबा साहेब अंबेडकर जी की इसी मूर्ति के सामने साष्टांग प्रणाम होके माफी मांगनी चाहिए। इसके बाद बीजेपी ने केजरीवाल के घर के सामने प्रोटेस्ट किया। वीरेंद्र सचदेवा, दुष्यंत गौतम, योगेंद्र चंदौलिया के साथ सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने केजरीवाल के घर को घेरा, बैरिकेड तोड़ने की कोशिश की। दिल्ली बीजेपी के नेता केजरीवाल को एक लेटर देने के लिए आए थे। इस लेटर में बीजेपी के डेलीगेशन को अमृतसर जाने की इजाजत दिलाने और भगवंत मान को हटाने की मांग की गई थी। वीरेंद्र सचदेवा ने कहा, पंजाब के मुख्यमंत्री यहां कैंपेन में बिजी हैं और वहां कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई है, इसलिए भगवंत मान को पद पर रहने का कोई हक नहीं है। पंजाब का मुख्यमंत्री दिल्ली में एक जमानती अपराधी के लिए प्रचार कर रहा है और पंजाब के अंदर बाबा साहब की प्रतिमा पर हमला होता है, प्रतिमा को तोड़ने की कोशिश की जाती है और अरविंद केजरीवाल की सरकार आग मूंद कर बैठी है। इस जमानती अपराधी की सहमति के बिना ये हमला हो नहीं सकता था। पूरे समाज में आग लगाने की कोशिश अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं। बाबा साहब भारत के रत्न हैं, हमारे संविधान के निर्माता है, ये हमला बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। केजरीवाल को तुरंत जाके माफी भी मांगनी चाहिए, जाना भी चाहिए और पंजाब के मुख्यमंत्री को बर्खास्त करना चाहिए। इंटरेस्टिंग बात है कि आज दिन भर बीजेपी, कांग्रेस, दोनों पार्टियों के नेता आम आदमी पार्टी को उस मुद्दे पर घेरते रहे, लेकिन केजरीवाल और उनकी पार्टी का कोई नेता इस मुद्दे पर नहीं बोला। सौरभ भारद्वाज ने बोलने से इनकार कर दिया। प्रियंका कक्कड़ से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि कानून ने अपना काम किया है। और इसके बाद गोपाल राय ने कहा, अंबेडकर की प्रतिमा की जो बेदबी हुई है उसके पीछे साजिश है, पंजाब पुलिस इस साजिश का पता लगाएगी। इस तरह से आम आदमी पार्टी ने सैद्धांतिक रूप से और व्यवहारिक रूप से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसरण का काम किया है, कोई पार्टी आज करने की स्थिति में नहीं है। जहां तक घटना की बात है, जो भी इसके दोषी हैं, जिन्होंने भी पीछे से षड्यंत्र किया है, कोई बख्शा नहीं जाएगा, सबके खिलाफ कार्रवाई होगी। षड्यंत्र के तहत निश्चित रूप से जो संविधान जो विरोधी हो, भाजपा का चरित्र कौन नहीं जानता है? कौन मजाक संसद में उड़ा रहा था सार्वजनिक तौर पर अंबेडकर साहब का, किसे नहीं पता है? तो भारतीय जनता पार्टी देखो, आज ना नेता है, ना नीति है और ना उसकी नीयत है। सब कुछ एक्सपोज हो चुका भाजपा का। भाजपा चुनाव हार रही है तो कभी यहां कूद के जाती है कोई मुद्दा ढूंढने, कभी वहां ढूंढने जाती है, कभी वहां ढूंढने जाती है। दिल्ली के लोगों के मन में ये बात अब धीरे धीरे बैठ गई है, लोगों के मन में, कि भाई काम चाहिए तो केजरीवाल चाहिए और कोई विकल्प है नहीं। देश में चुनाव कहीं भी हो, किसी भी इलाके में हो, किसी न किसी बहाने कोई न कोई बाबा साहब अंबेडकर को चुनाव का मुद्दा जरूर बना देता है। लेकिन जैसे दिल्ली में पानी में जहर मिलाने का मुद्दा गंभीर नहीं है, सिर्फ चुनावी है, इसी तरह से बाबा साहब अंबेडकर के अपमान का मुद्दा भी सिर्फ चुनावी है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चलते चलते एक अच्छी खबर आपको बता दूं, कैलाश मानसरोवर यात्रा इस साल से फिर शुरू हो जाएगी। भारत और चीन के बीच मानसरोवर यात्रा शुरू करने पर सहमति बन गई है। 2020 में गलवान के संघर्ष के बाद चीन ने कैलाश मानसरोवर यात्रा पर रोक लगा दी थी, लेकिन आज इसे फिर से शुरू करने पर बात हुई। असल में भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री इस वक्त चीन के दौरे पर हैं। बीजिंग में विक्रम मिस्री ने वहां के फॉरेन सेक्रेटरी सुन वीडोंग से मुलाकात की। इसी मीटिंग में कैलाश मानसरोवर यात्रा फिर से शुरू करने और दोनों देशों के बीच डायरेक्ट फ्लाइट्स बहाल करने पर सहमति बनी। पिछले साल अक्टूबर में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर डिसएंगेजमेंट के बाद से भारत और चीन आपसी रिश्ते नॉर्मल करने के प्रयास कर रहे हैं। पिछले साल रूस के कजान में ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ मुलाकात की थी और दोनों नेता आपसी संबंध नॉर्मल करने पर राजी हुए थे। इसके बाद नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवल चीन के दौरे पर गए थे और अब विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने बीजिंग में चीन के फॉरेन सेक्रेटरी से मुलाकात करके कुछ बड़े फैसले और अच्छे फैसले किए हैं।